जी लास्ट क्लास के अंदर इसमें आप लोगों को मैंने हाई एंड लो विद स्टेप कॉस्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, या इवन आपको मैंने टाइम सीरीज के साथ हाई एंड लो की एप्लीकेशन भी करा दी थी। ठीक है, आज आप लोगों ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट जो कि बज़ाहिर तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है लेकिन जगह जगह उसकी इम्प्लीकेशन रह जाती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका भी फॉर्मेट वगैरह पता चल जाए। जी वो आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ती है इसकी ना, जैसे पेपर में एक आधी दफा उसने पूछ लिया हुआ है। आप लोगों ने इधर आगे आ जाए, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोग फाइंड आउट करते थे ना, ये ट्रेडिंग कंसर्न की होती है। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी बनाई चीज लाती है और आगे प्रॉफिट पे बेच देती है। जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आपने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर वाले कोई भी चीज खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बाजार से खरीद के लाते हैं और आगे रिटेल पे आपको बेच देते हैं। मतलब फर्ज करें 100 रुपए की चीज खरीद के लाए, आपको 120 की बेच दी, तो 20 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर आपने इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला बनता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल खरीद के लाती है, उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, देन उसको सेल आउट किया करती है, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए उनको ये पूरी एक स्टेटमेंट बनाना पड़ती है। ठीक है, तो ये आप कहने का बज़ाहिर तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक दो दफा इसकी इंप्लीकेशन पेपर में आई है, जिसकी वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इसका प्रॉपर लेआउट आना चाहिए। तो अब हम जरा देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बना करेगी। तो आपको पता है हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 3 होते थे। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। आप लोगों को याद होगा IS2 इन्वेंट्रीज जब आपने पढ़ा था तो वहां पे डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है ना आपके पास। किस किस चीज की होती थी? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक है, तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, इनफैक्ट इसकी 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। इसका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी पड़ी होती है, पार्टली कंप्लीटेड चीजें भी हो सकती हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन जो आप लोग पहले पढ़ रहे थे ट्रेडिंग कंसर्न का, उसकी सिर्फ फिनिश इन्वेंट्री, फिनिश गुड की इन्वेंट्री ही होती है, क्योंकि बनी बनाई वो चीज लाया होता है और उसी को उसने आगे डिस्पोज ऑफ करना होता है, सेल आउट करना होता है। तो यहां पे जब आप लोग मटीरियल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेकिन किस चीज का? रॉ मटेरियल का।
अज्यूम कर लेते हैं आपके पास 20,000 का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल था, देन इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस। अज्यूम कर लेते हैं आप लोगों ने जो परचेजेस की वो थी 1,25,000। इसमें आप लोग ऐड कर दिया करते थे कैरेज, इनवर्ट, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं 10,000, और लेस कर दिया करते थे परचेजेस, रिटर्न अज्यूम कर देते हैं 5,000। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पहले कभी रिपोर्टिंग 1 के सिलेबस के अंदर होता था, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पढ़ते थे इसमें, तो वहां पर फाइनेंशियल के अंदर ये पार्ट ऑफ वर्किंग होता है, और वर्किंग के अंदर हम लोग थोड़े शॉर्टकट भी लगा देना, काम चल जाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ना इसका पूरा एक फॉर्मेट है जो आप लोग फॉलो करते हैं। मतलब आफ्टर ईच एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताना पड़ता है ये फिगर हमने किस चीज की फाइंड आउट की है, ठीक है। अब देखिए 20,000 का स्टॉक पहले पड़ा हुआ है, 1,30,000 की चीजें और खरीद ली, तो इसका आपका कितने का मटेरियल अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए? 150,000। तो इन दोनों का जब आप सम कर लेंगे, यानी ये जो 1,50,000 आएगा, इसे हम लिखा करते हैं कॉस्ट ऑफ मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब आप मटेरियल चीज खरीदते हैं तो उसको इन हाउस लेके आते हैं ना, जो कॉस्ट ऑफ मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि 25,000 का मटेरियल स्टिल अनकंज्यूम्ड है, यानी बच गए, इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर जो बाकी मटेरियल होगा वो आप लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे, यानी इसमें से आप लोग लेस कर दिया करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर 25,000 का अनकंज्यूम्ड रह गया है, आपके पास बचा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी जो 1,25,000 का मटेरियल है वो आप लोग यूज कर चुके होंगे, तो ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न का इस तरह का काम करते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती थी, लेकिन इसका इतना काम करके भी सिर्फ मटेरियल यूज्ड निकला है। उसकी रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मटेरियल खरीद के लाती है, उसको प्रोसेस करके चीजें बनाती है, देन उसको सेल आउट किया करती है। तो ये आप लोगों का आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लेबर। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपए आपने लेबर पे की, तो सम आ गया आपके पास 325,000। सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स क्या कहलाता था? प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब ये जो चीज आई है ना आपकी, ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई थी। अच्छा, पहले कभी जब ये पेपर में सिलेबस का पार्ट यानी होता था, तो उस वक्त इसके 3 तरह के क्वेश्चन ना पेपर में आया करते थे। एक जो अर्ली 90s तक आते रहे,
वो क्या करता था, एग्जामिनर सारा डेटा आपको दे देता था, आपको कहता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाओ, आपको ये फॉर्मेट याद हो, आप बस फिगर्स लिखें, टोटल करें, आंसर आ गया। फिर उसके बाद एग्जामिनर ने क्वेश्चन डालना शुरू किए कि रूटीन की कोई फिगर मिस कर देता था, अनयूजुअल कोई फिगर आपको डिस्क्लोज कर देता था, और आपको कहता था कि अब स्टेटमेंट कंप्लीट करो। मतलब अगर फर्ज करें मैं ये परचेज की फिगर ना बताऊं, क्या ये फिगर निकल सकती? ये तो नहीं निकल सकती। लेकिन अगर ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो अगर आपको ये भी पता है और ये भी पता है, तो फिर रिवर्स जाके तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो उसमें फिर क्या होता था, हम रिवर्स जाके मिसिंग फिगर निकाल दिया करते थे। तीसरा जो एग्जामिनर टेस्ट करता था क्वेश्चन, वो कोई रूटीन की फिगर मिस कर देता था, लेकिन कोई ऐसी अनयूजुअल फिगर नहीं देता था कि रिवर्स जाके मैं फाइंड आउट कर लूं। फिर आपको कुछ फॉर्मूलास की हेल्प से कुछ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना पड़ती थी। आप वो मिसिंग फिगर इसमें लिखते थे तो कंप्लीट होता था। तो ये तब था जब ये पेपर में सिलेबस का पार्ट होता था और फ्रीक्वेंटली इसका पेपर में क्वेश्चन आ जाता था। अब आईकैप ने क्योंकि इसको सिलेबस से डायरेक्टली पार्ट नहीं बनाया, बट इनडायरेक्ट इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, तो उस वजह से मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट तो बनवा रहा हूं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो सारी वही चीजें हम लोग कवर करते जा रहे हैं जो हमने पहले फॉर्मूला फॉर्म में डिस्कस की थी। मसलन प्राइम कॉस्ट में आपको बता चुका था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सारा वो फॉर्मेट वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक आधी दफा जब इसका पेपर में क्वेश्चन आया था तो एग्जामिनर ने कहा था मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाना और उसमें प्राइम कॉस्ट वगैरह डिस्क्लोज करना। एक्चुअली पहले कभी ना ये मैन्युफैक्चरिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी कराते थे, तो अक्सर वहां पे हम लोग शॉर्टकट कराते थे कि जी मटेरियल निकाल लो, उसी में लेबर डालो, उसी में एफआई डालो, टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो वो ना एग्जामिनर कहता था कि नहीं जी आप प्राइम कॉस्ट अलग से डिस्क्लोज कराओगे। तो इस वजह से ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो टोटल था ये आपकी प्राइम कॉस्ट थी। मटेरियल भी निकल आया, लेबर भी निकल आई। तीसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अगर हम बात करें ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है हिस्टोरिकल बेसिस पे। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग देखेंगे अक्सर हम फोरकास्टेड फिगर इनकॉर्पोरेट करेंगे और बाय द एंड ऑफ पीरियड जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा तो फिर हम एक एडजस्टमेंट डाल देंगे कि यार मैंने तो ज्यादा वैल्यू लिख दी थी, एक्चुअल कम थी, या मैंने कम लिखी थी, एक्चुअल ज्यादा थी, तो एडजस्टमेंट डाल दो। तो कॉस्टिंग के ना हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं। आप लोगों के जो सिलेबस में मेनली चलता है इसे कहा जाता है नॉर्मल कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपकी बुक्स में डिस्कस नहीं किए हुए उसने कॉस्टिंग मेथड्स। एक्चुअली एक होता है उसे कहा जाता है एक्चुअल कॉस्टिंग। एक्चुअल कॉस्टिंग का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल आएगी, लेबर कॉस्ट एक्चुअल आएगी, एफओएच भी एक्चुअली आएगा। मतलब अगर तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल फिगर लिखी जाए इसे कहा जाता है एक्चुअल कॉस्टिंग। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं लिखे हुए, मतलब वो आप अगर कहीं वहां पे ढूंढेंगे मिलेगा नहीं ये, लेकिन जो एडवांस लेवल की बुक्स होती हैं उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन हम लोगों ने किया होता है। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल कॉस्टिंग। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है नॉर्मल कॉस्टिंग। नॉर्मल कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल की फिगर एक्चुअल, लेबर की फिगर एक्चुअल, लेकिन जब एफओएच लिखा जाता है तो एफओएच एक्चुअल नहीं लिखते, उसका एक रेट कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी और वो लिखा जाता है। और आपके सिलेबस में यही कॉस्टिंग है। ठीक है, यानी आप लोग देखेंगे मैं आपको एंट्रीज वाला चैप्टर करा रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग करा रहा हूँ, मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करा रहा हूँ। मैं हमेशा क्या किया करूंगा, जब इधर एफओएच लिखूंगा तो एक्चुअल नहीं लिखा करूंगा। हालांकि कई दफा उसने क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्चुअल एफओएच इतने थे और यूजिंग रेट इतने थे, तो मैं रेट वाली फिगर यहां लिखा करूंगा।
लेकिन बाद में जाके फिर आपसे एक एडजस्टमेंट दिलवाया करूंगा। तो ये एक्चुअली आप लोगों के सिलेबस का जो पार्ट है ना, वो नॉर्मल कॉस्टिंग है। और नॉर्मल कॉस्टिंग के अंदर रूल ये होता है कि फिक्स को उसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट एक्चुअल फिगर्स ली जाए, लेकिन जब एफर्ट कॉस्ट लिखी जाए तो वो यूजिंग रेट अप्लाई किया जाए। इसलिए जब आप लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो इधर जब आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे ना, तो इधर लिखा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट। इसका ना उसने कोई ना कोई रेट क्वेश्चन में दिया होगा। फर्ज कर लेता हूं 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आप लोगों को जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था ना, उसमें मैंने एक एफओएच का चैप्टर लिखा हुआ था। उस एफओएच के चैप्टर में ये रेट कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैंने कहा इस स्टेज के ऊपर एक क्वेश्चन में दिया होता है कि जी लेबर का 50% ले लो, या ₹10 पर लेबर आवर ले लो, या ₹5 पर मशीन आवर ले लो, कोई ना कोई बेस दी होगी। तो ये जो रेट की मदद से एफओएच निकाला जाता है, इसे कहते हैं अप्लाइड एफओएच कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन में रेट भी दिया और एक्चुअल एफओएच भी दिए हों, आप लोग कौन से वाले लिखा करेंगे? जो रेट की मदद से निकल रहे होंगे, जो अप्लाइड कॉस्ट होगी, ठीक है। अब यहां पे हमने लेबर की फिगर क्या अज्यूम की थी? 2 लाख। तो 2 लाख का 50% 1 लाख। तो 4,25,000 इसे कहा जाता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा कॉस्टिंग के मल्टीपल मेथड हैं, 2 मैंने अभी आपको बता दिए। एक एक्चुअल कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग में क्या होगा? हाँ, मटेरियल, लेबर, एफओआई, तीनों की कौन सी फिगर लिखी जाएगी? एक्चुअल। दूसरा मैंने कहा जो सिलेबस में आपका है वो है नॉर्मल कॉस्टिंग। इसमें मटेरियल और लेबर एक्चुअल होता है, लेकिन जो एफओएच होता है वो यूजिंग रेट अप्लाइड लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल कॉस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेट निकाला जाता है ना, ये नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे निकाला जाता है। एक तीसरी टाइप भी होती है, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड नॉर्मल कैपेसिटी। उसमें चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, या एफओएच हो, तीनों ही रेट की मदद से कैलकुलेट करके लिखे जाते हैं। तीनों की फोरकास्टेड फिगर लिखी जाती है। और जो चौथी टाइप होती है वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम लोग एक कॉस्ट पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उससे सारी चीजें को कॉस्टिंग की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंडिपेंडेंट चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में आखिरी टॉपिक में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखवाया हुआ था कि हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोगों का जो कॉस्टिंग सिस्टम चलेगा ये नॉर्मल कॉस्टिंग चलेगी, ठीक है। इसलिए आपको मैंने कहा ये आपने याद रखना है, मटेरियल, लेबर एक्चुअल फिगर्स आया करेंगी, एफओएच रेट की मदद से अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास जो फिगर आ गई थी इसे हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो आप लोगों ने करंट पीरियड में इनकर की है टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्या जरूरी होता है कि जो चीजें आप लोग बनानी शुरू करो वो ईयर एंड पे सारी कंप्लीट हो जाएं? नहीं, कुछ इनकंप्लीट रह जाती हैं जिनको आप क्या नाम देते हैं? वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, अगर एक चीज आज इनकंप्लीट रह गई, क्या अब ये सारी उम्र इनकंप्लीट पड़ी रहेगी? नहीं, नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपको मैं कहूं कि यार इस साल कुछ चीजें इनकंप्लीट रह गई, उनको अगले साल कंप्लीट किया जाएगा, और अगर आप लोगों को मैं कहूं कुछ पिछले साल इनकंप्लीट पड़ी थी, उनको कब कंप्लीट करेंगे? वो इस साल करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है, क्वेश्चन में उसने फिगर बताई होगी जो भी दी हो, फर्ज कर लें 50,000। तो 475,000 अब 4,25,000 आपने इस साल लगाया चीजें बनाने के लिए, 50,000 की चीजें पहले भी इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं, तो ये 475,000 क्या चीज आ गई? हाँ, ये वो गुड्स हैं जिनको भी आप लोगों ने मैन्युफैक्चर करना है। यानी इसकी स्टेटमेंट जब आप इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब ये वो चीजें हैं जिनको भी आप लोगों ने मैन्युफैक्चर करना है। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि 75,000 की चीजें स्टिल इनकम्प्लीट पड़ी हैं, तो बाकी हाँ जी, मतलब अगर इसमें आपका ने कहा 75,000 की चीजें इनकम्प्लीट पड़ी हैं, इसका रेस्ट ऑफ द गुड्स कंप्लीट होगी होंगी, मतलब इसमें से आप लेस अगर कर दें ना, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो बाकी बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या जरूरी होता है जो चीजें आपने मैन्युफैक्चर की हो सारी की सारी सेल आउट हो जाएं? नहीं, कुछ अनसोल्ड रह जाती हैं जिसको क्या नाम देते हैं? हाँ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अगर एक पीरियड में चीज अनसोल्ड है तो फिर वो अगले साल आप उसको बेचते हैं। इसका मतलब अगर पिछले साल कुछ चीजें अनसोल्ड बची हुई थी तो उनको इस साल बेचना होगा, तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक। अज्यूम कर लेते हैं 50,000। तो 4,50,000 ये फिर क्या चीज बनी? हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जो आपका अवेलेबल है सेल करने के लिए, यानी इनकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब अगर आप लोगों को मैं कहूं लाख रुपए की चीजें स्टिल अनसोल्ड पड़ी हैं, तो फिर बाकी सेल होगी होंगी, यानी इसमें से लेस हम कर देंगे फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर इसमें से लाख रुपए की चीजें अनसोल्ड हैं तो 3,50,000 ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी, यहां तक समझ आ रहा है सबको? यानी पहले आप लोगों ने मटेरियल कॉस्ट निकाली, जब उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की तो प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें एफओएच ऐड किए तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, इसमें फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा,
और फिनिश गुड्स क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर आप लोग एक्चुअल कॉस्टिंग पे चल रहे होते और आप लोगों ने इधर एफओएच लिख दिए होते ना एक्चुअल, तो ये स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो गई थी। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मल कॉस्टिंग, और नॉर्मल कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर तो एक्चुअल था, लेकिन एफओएच आपने यूजिंग रेट कैलकुलेट करके लिखा था। ठीक है, अगर ये एक फोरकास्टेड फिगर मैंने लिख दी तो क्या ऑनवर्ड ये सारी एक्चुअल फिगर है? नहीं, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ना फोकस 3 चीजों पर ज्यादा होता है, यानी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक्चुअल फिगर नहीं है, हम लोग इनके साथ ना वर्ड ऐड कर दिया करते हैं, एट नॉर्मल। ठीक है, इनके साथ हम ये वर्ड ऐड कर दिया करते हैं, एट नॉर्मल। एक्चुअली आपका ने कहा ये कौन सी कॉस्टिंग का सिस्टम चल रहा है? नॉर्मल कॉस्टिंग के उस पॉइंट व्यू से लिखा जाता है एट नॉर्मल, कि नॉर्मल कॉस्टिंग के मुताबिक ये फिगर है। अगर कभी एक्चुअल एफओएच होते ना, रेट से ना लिखा होता, फिर ये एट नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं होती और ये आपकी स्टेटमेंट यहां खत्म हो जाती है। लेकिन अब चूंकि ये आपने एक फोरकास्टेड फिगर लिखी थी और आपने मुझे कहा ये थ्रू आउट सारी फिगर फोरकास्टेड है, ये एक्चुअल नहीं है, तो इसके लिए अब आपको एक एडजस्टमेंट डालना पड़ती है। ठीक है, उसको कहा जाता है अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। इसमें हम लोग कंपैरिजन किया करते हैं अप्लाइड एफओएच कॉस्ट का और एक्चुअल एफओएच कॉस्ट का। ठीक है, इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़ता है एक्चुअल एंड अप्लाइड एफओएच कॉस्ट का। ये जो रेट से एफओएच निकला होता है ना, इसे अप्लाइड एफओएच कहते हैं। अब वो कितना लिया हुआ था आपने? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये जो फिगर आपने निकाली हुई थी। दूसरा आपको चाहिए होता है एक्चुअल एफओएच। ये उसने क्वेश्चन में बताया होगा, जरूरी तो नहीं है आपने कहा था लाख रुपया लगेगा तो लाख ही लग जाए, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फर्ज कर लेते हैं एक्चुअल आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? 50,000 का। आप लोगों ने 50,000 से कम अप्लाई किया, ज्यादा कम अप्लाई किया हुआ है। अगर कम अप्लाई किया है तो इसे कहते हैं अंडर अप्लाइड। सो अंडर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। और अगर कभी ज्यादा अप्लाई कर दिया होता तो वो ओवर अप्लाइड होता। ठीक है, इसलिए हमने इधर क्या लिखा था? अंडर/ओवर अप्लाइड एफओएच। वो अंडर अप्लाइड भी हो सकता है, ओवर अप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअल एफओएच उसने क्वेश्चन में दिए होंगे और आपने बाय द एंड ऑफ पीरियड इसको कंपेयर करके अंडर या ओवर अप्लाइड की फिगर निकालनी है। जी, आपका ने कहा था हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मल कॉस्टिंग। नॉर्मल कॉस्टिंग में इधर जब एफओएच लिखते हैं तो यूजिंग रेट एक फिगर लिखी जाती है जिसे अप्लाइड कॉस्ट कहते हैं। जब ईयर एंड आ जाता है और हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि यार हमने कितना लिखा था और एक्चुअल एफओएच का खर्चा कितना हुआ। अब जैसे मैंने उधर लिखा हुआ था लाख रुपया, अज्यूम मैंने ये किया कि एक्चुअल खर्चा हो गया 1.5 लाख,
तो हमने देखना है कि हमने ये अप्लाई कम किया हुआ है कि ज्यादा किया हुआ है। तो आपने ₹1,00,000 लिखा था, एक्चुअल खर्चा 1.5 लाख था, तो आप ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं, कम, तो इसे हमने कहा अंडर अप्लाइड एफओएच आ गया। ठीक है, तो अब इस अंडर या ओवर अप्लाइड की हमने करनी होती है एडजस्टमेंट। अब वो मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। जब आप लोगों ने इधर एफओएच कम लिखा, थ्रू आउट सारी कॉस्ट ओवर स्टेट हो गई, अंडर स्टेट? अंडर स्टेट। तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग फिर ऐड करेंगे अंडर अप्लाइड एफओएच कॉस्ट। तो अब ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी, तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि अंडर या ओवर अप्लाइड के अंदर हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल एफओएच कॉस्ट को और अप्लाइड एफओएच कॉस्ट को।
अगर आप लोगों ने FOH कम अप्लाई किया तो अंडर अप्लाइड, और अगर ज्यादा अप्लाई कर दिया तो ओवर अप्लाइड होगा। अंडर अप्लाइड का मतलब यह था कि आपने इधर कॉस्ट कम लिखी थी, सो थ्रू आउट सारी कॉस्ट अंडर स्टेटेड थी, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ गया। इट मींस अगर कभी ओवर अप्लाइड होता और कॉस्ट आप ओवर एस्टिमेट कर चुके होते तो फिर उसको लेस करना पड़ना था। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि ये जो अंडर या ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट है ये हर तकरीबन टॉपिक में चलनी है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में भी इसका पॉइंट डल सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हो सकता है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में होगा, अदरवाइज जो FOH वगैरह का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी जगह जगह आएगा। तो ये एक आपके लिए नई चीज थी जो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप लोग पढ़ते हैं, बट फाइनेंशियल में ऐसा कोई जिक्र नहीं होता। अच्छा, ये जो मैंने एडजस्टमेंट की है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया, ये इसकी एडजस्टमेंट का एक तरीका है। आपके पेपर में कोई 3 से 4 दफा एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि अंडर या ओवर अप्लाइड को कहां कहां एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट किया ना, ये इसका एक मेथड था। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड FOH कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों ने कहा 3 से 4 दफा तो पेपर में उसने ये कहा हुआ है कि अंडर या ओवर अप्लाइड कहां कहां एडजस्ट कर सकते हो, ये बताओ। एक दफा उसने पूछ लिया था कि कोई से 2 तरीकों से एडजस्टमेंट करके दिखाओ, तो उस वजह से ना सिर्फ इनका ये ट्रीटमेंट कहां कहां हो सकती है ये पता होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करनी भी आनी चाहिए। ये जो भी हमने काम किया है ना, ज्यादातर हम यही किया करते हैं, ये सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होती हैं। तो अब अगर कभी एग्जामिनर पूछे एडजस्टमेंट कहां कहां की जा सकती है, तो इसके 3 मेथड हैं। एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये जो भी आप लोगों ने की थी। दूसरा, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स, ठीक है, इसको प्रॉफिट में एडजस्ट किया जा सकता है। और तीसरा, एडजस्टमेंट इन एंटायर प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ने कहा 3 तरीके हैं अंडर या ओवर अप्लाइड को एडजस्ट करने के। एक, एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में एडजस्ट करें। तीसरा, एडजस्टमेंट इन एंटायर प्रोडक्शन। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये जो भी आप लोगों ने किया था, ये इनमें से कौन सा था? एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंक्लूड ये किया कि अगर अंडर अप्लाई किया तो कॉस्ट अंडर स्टेट हो चुकी होती हैं, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और अगर कभी ओवर अप्लाइड होता तो कॉस्ट ओवर स्टेटेड होती, तो फिर आप लेस कर देते। ये इसकी एक मेथड था। और आपका ने कहा साइलेंट हो तो हम यही यूज किया करते हैं, थोड़ा टाइम भी सेव करता है और रूटीन में हम इस तरह ही कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जरा एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स।
कि अगर आपने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट डालना होती। देखिए अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट डालनी है तो क्या यहां पे डाली होगी? नहीं, एक ही जगह डालनी है ना। तो इसका मतलब अगर यहां पे नहीं डाली तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रही होगी? 350,000। ठीक है, अब मैं यहां पे सिर्फ उतना की पोर्शन बनाता हूं जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट फॉर करना था। देखिए आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो क्या लिखा करते हैं? सेल्स। अज्यूम कर लेता हूं ये सारी चीजें मैंने 5 लाख में बेच दी थी। लेस इसमें से क्या किया करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन अब ये कौन सी वाली होगी? एट नॉर्मल वाली। ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो आपने डाली नहीं, अगर नहीं डाली तो फिर तो आपके पास यही वाली फिगर आ रही होगी। तो वो कितना थी? 350,000। अच्छा, माइनस करके जो फिगर आती है उसे क्या नाम देते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? एट नॉर्मल। ठीक है, अब ये प्रॉफिट भी एक्चुअल तो नहीं ना निकला, तो इसको भी हम लिखेंगे एट नॉर्मल निकला। अब जब कॉस्ट अंडर स्टेट की हुई है, अंडर अप्लाई की हुई है, तो थ्रू आउट सारी कॉस्ट अंडर स्टेटेड है। जब कॉस्ट अंडर स्टेटेड होगी तो प्रॉफिट क्या निकल आएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। मतलब कॉस्ट कम लिखूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा निकला होगा ना। अब प्रॉफिट को फिर ठीक करने के लिए क्या करूं? तो यहां से आपको ना लेस करना पड़ जाता है अंडर अप्लाइड FOH कॉस्ट। तो ये फिर आपके पास आना था ग्रॉस प्रॉफिट, और बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो वैसे ही बनता है। ठीक है, तो इधर अगर आप देखें तो अंडर अप्लाइड को आपने क्या कराया था? ऐड किया था। उधर क्या कर रहे हैं? लेस। कई दफा ना स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं कि जी आपने तो ऐड किया था, उसने सोल्यूशन में लेस किया हुआ है। तो वो अगर आप गौर करेंगे ना तो उसने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट डलवाई होगी। यानी आई कैप कई सॉल्यूशंस के अंदर क्या कर जाता है? प्रॉफिट में एडजस्टमेंट डाल देता है। तो प्रॉफिट में तो फिर ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब देखिए ना, अगर आपको मैं कहूँ ये 4 लाख वाली चीजें 5 लाख में बेची तो कितना प्रॉफिट बनना था? 1 लाख। लेकिन जब मैंने ये 350 वाली लिखी तो आपने कहा वो ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं निकला, फिर एडजस्टमेंट की तो एंड पे देखें फिर 1 लाख ही निकला। तो ये इसका ना दूसरा तरीका होता है। ठीक है, तो एक आपका ने तरीका का अंडर या ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करें। ठीक है, बेशक इसके ना ऐड की जगह एडजस्टमेंट लिख लें, एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि वो अंडर या ओवर अप्लाइड पे डिपेंड करता है ना ऐड करने के लिए। एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, दूसरा मैंने कहा एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स। ये इस तरह करते हैं इसको। अब आते हैं जरा तीसरी चीज, एडजस्टमेंट इन एंटायर प्रोडक्शन। अच्छा, जब हम लोगों ने इधर FOH की एक फोरकास्टेड फिगर लिख दी तो इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, यानी जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, ये भी आप लोगों की फोरकास्टेड फिगर निकल है। जब इसकी बेस पे मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा तो क्या वो पर यूनिट कॉस्ट सही वाली निकली होगी? नहीं, वो भी तो एक फोरकास्टेड ही निकली होगी। अब जब उस पर यूनिट से मैं वर्क इन प्रोसेस की मेजरमेंट करूं, मैं फिनिश गुड्स की मेजरमेंट करूं, क्या वो फिगर सही निकल रही होंगी? नहीं, वो सारी इफेक्टेड होंगी। ठीक है, यानी जब आप लोगों ने FOH की एक फोरकास्टेड फिगर लिखी तो उससे आपका वर्क इन प्रोसेस भी इफेक्ट हो गया, उससे आपका फिनिश गुड भी इफेक्ट हो गया, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी इफेक्ट हो गई। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया? सारी की सारी एडजस्टमेंट कहां डाल दी? कॉस्ट ऑफ सेल में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना अकाउंटेंट का, एडजस्टमेंट इन एंटायर प्रोडक्शन, ये लोग कहते हैं कि जब आप लोगों ने FOH की फिगर गलत लिखी, चाहे कम लिखी या ज्यादा लिखी, तो इससे आपकी तमाम प्रोडक्शन अफेक्टेड है। अब देखिए, जो चीजें मैंने बनाना शुरू की थी और बनाई, या चीजें बनाना शुरू की थी
जिनमें मैंने लाख रुपए एफओएच लिख दिया था, अब वो इस वक्त किस पोजीशन में होंगी? नंबर 1, या कंप्लीट होने के बाद बिक चुकी होंगी, तो किसका पार्ट बन गई होंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। या कंप्लीट होने के बाद अनसोल्ड वेयर हाउस में पड़ी होंगी, फिनिश गुड्स क्लोजिंग। या स्टिल इनकंप्लीट फैक्ट्री में पड़ी होंगी, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। इसका मतलब जब आप लोगों ने एफओएच की फिगर गलत लिखी तो उससे आपकी तमाम प्रोडक्शन अफेक्टेड है। अब या वो चीज बनने के बाद बिक गई यानी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गई, या बनने के बाद वेयर हाउस में पड़ी होगी मतलब फिनिश गुड्स क्लोजिंग, या स्टिल इनकंप्लीट पड़ी होगी फैक्ट्री में मतलब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। तो हम लोग कहते हैं जब आप एडजस्टमेंट करो तो फिर तीनों जगह इसकी एडजस्टमेंट डालो। ये तो नहीं है कि आपका वर्क इन प्रोसेस भी इफेक्टेड है, फिनिश गुड भी इफेक्टेड है, लेकिन आप एडजस्टमेंट खाली कॉस्ट ऑफ सेल में डाल रहे हैं। तो इसलिए ये जो एंटायर प्रोडक्शन वाले हैं ये आपको कहते हैं कि आप इसकी एडजस्टमेंट तीनों जगह किया करें। कहां कहां? कॉस्ट ऑफ सेल्स एट नॉर्मल में, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग में, और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि एंटायर प्रोडक्शन के अंदर जब हम अंडर या ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट डालेंगे तो किसी एक जगह नहीं डालनी, बल्कि इन तीनों की मैं रेशो बनाऊंगा, तीनों में एडजस्ट करूंगा। कैसे करते हैं वो इसी क्वेश्चन की फिगर से भी करके देख लेते हैं। देखें, जब मैंने यहां पे एडजस्टमेंट नहीं डाली तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना निकली थी? 350,000। ठीक है, मैं इसको 000 में लिख देता हूं, 350। फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग कितना था? 1 लाख। तो 000 के हिसाब से 100 आ गया। और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना था? तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों की फिगर्स की रेशो बना लेते हैं। अब जैसे ये था 3,50,000, ये था 1 लाख, ये था 75,000, हमने उन तीनों की रेशो बना ली। इस रेशो से अंडर या ओवर अप्लाइड को एलोकेट किया जाएगा। देखें, इन तीनों का टोटल कितना बन रहा है? 525। अब मैं क्या करूंगा, अंडर अप्लाइड की फिगर कितना थी? 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 525, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 350। इसके लिए जब मैं करूंगा तो उसके लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा विद 100, इसके लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा विद 75। तो जरा देखें क्या क्या फिगर्स बनती हैं। थ्री यही है। अच्छा जी, अगले क्या देखें? 9523। चलिए 3-4 कर लें। 7 ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एंटायर प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ सेल एट नॉर्मल भी ली, फिनिश गुड क्लोजिंग भी ली, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग भी ली। इनकी जो अमाउंट थी उस रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो है क्योंकि अंडर अप्लाइड था, ये होगा एड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब यानी यहां पे जब आप अंडर अप्लाइड ऐड करोगे तो 50,000 नहीं ऐड करना,
उसकी जो फिगर आई है पेंटा 3 वो आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब कई स्टूडेंट के जहन में होता है ये फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस क्या, ये फिगर काट के ठीक करें, तो अगर आप इनको चेंज करेंगे वो तो फिर ये वाली फिगर भी चेंज हो जाएगी। तो आपको पता है इन्वेंट्रीज कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, करंट एसेट्स में। तो इन दोनों की जो एडजस्टमेंट डलेगी ये हम करेंगे एड इन रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री इन SOFP, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब करंट एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे ना स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड का, तो रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री में ऐड कर करके लिखा जाएगा। तो इस तरह इसकी एडजस्टमेंट बनती है। तकरीबन 97 या 96 के अंदर इसका क्वेश्चन पेपर में आ गया था, उसने कहा था इंटायर प्रोडक्शन में एडजस्टमेंट करके दिखाओ। तो वो आप लोगों ने इस तरह तीनों में एडजस्टमेंट करना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अंडर या ओवर अप्लाइड को कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है, ये इसलिए मैंने आपको डिटेल में भी डिस्कस किया है ताकि आपको इनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह पता चल जाएं। अब एग्जामिनर आपसे रिकमेंडेशन मांग सकता है कि रिकमेंड करें इन तीनों में से कौन सा मेथड सूटेबल है। देखें, अगर मैं पढ़ा रहा होता ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फिर जो IAS 2 ने कहा है मैंने आपको कहना था वो करो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी होता है। IAS 2 ने जो आपको कहा हुआ है वो उसने कहा हुआ है कि उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट डाल दिया करो, मतलब उसी साल का एक्सपेंस शो करा दिया करो। अब जैसे अंडर अप्लाइड है तो आपने कॉस्ट अंडरस्टेट की हुई है ना, तो कहते हैं उसी साल एक्सपेंस शो करा दो। देखें, मैं जब इसको एक्सपेंस शो कराऊंगा तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करूं, खुद ही एक्सपेंस शो हो जाएगा। दूसरा क्या, प्रॉफिट में से माइनस कर दूं तो भी एक्सपेंस शो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना IAS 2 का रिकमेंडेड मेथड, तो वो इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यहां पे जो कॉस्टिंग के रूल्स हैं हमने उनको फॉलो करना होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मेथड सूटेबल है, ये डिपेंड करता है अंडर या ओवर अप्लाइड की फिगर मटेरियल है या इमटेरियल है। क्या मतलब होता है मटेरियल फिगर? हाँ, बहुत हैवी अमाउंट हो जिसकी वजह से आपके डिसीजन इफेक्ट हो सकें, और इमटेरियल का मतलब होता है जिससे उसकी आपके डिसीजन पे फर्क ही कोई नहीं पड़ना, नॉमिनल सी फिगर। तो अब अगर कभी आप लोगों से एग्जामिनर रिकमेंडेशन मांगे, तो चूंकि हम लोग CMA का पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। अब वो क्या है? वो लोग कहते हैं इन केस ऑफ इमटेरियल अमाउंट it could be adjusted either in cost of sales or in profit, ठीक है। यानी in case of immaterial amount it could be adjusted either in cost of sales or in profit, but in case of material amount it should be adjusted in entire production, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि अगर इमटेरियल अमाउंट है तो पहले दो में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर जाओ, लेकिन अगर मटेरियल अमाउंट निकल आई तो फिर लाजमी आप क्या करेंगे, एंटायर प्रोडक्शन में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ना रिकमेंडेशन याद रखनी है ताकि एग्जामिनर अगर पूछ ले तो आप प्रॉपरली उसको आंसर दे सकें। तो अब आप लोगों को ये तीनों मेथड के नाम भी याद रखने, और ये जो मैंने आपको कहा ना अगर वो रिकमेंडेशन मांगे तो रिकमेंडेशन भी आप बता सकें, ठीक है। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे फ्रीक्वेंटली कौन सा काम चला करेगा, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट डाला करूंगा, ठीक है। तो वो जो भी चैप्टर हम कर रहे होंगे जब अंडर अप्लाइड का मसला आएगा मैं कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर दिया करूंगा। बाकी एग्जामिनर पेपर में कह भी सकता है कि जी आप प्रॉफिट में एडजस्ट करना, वो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का लेआउट था। लेआउट कराने का जो मेन मकसद था वो ये एडजस्टमेंट करवानी थी अंडर या ओवर अप्लाइड की,
क्योंकि ये काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कभी नहीं पढ़ा होता, और ये कॉस्ट के अंदर एक रूटीन वर्किंग है, हर क्वेश्चन में हुआ करती है। जी यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें। फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स में लिखते हैं ना आप, इन्वेंट्री स्टॉक, वहां पे जाके फिनिश गुड्स के अंदर फिनिश गुड वाली फिगर ऐड कर दें, इधर कहीं नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इधर एडजस्ट करेंगे ना तो ये 3,50,000 की फिगर चेंज हो जानी, ये चेंज होगी तो फिर सारा कुछ दोबारा चेंज हो जाएगा। उससे ऐसा सर ये अप्लाइड लेके हमें इतनी वर्किंग करनी पड़ गया, तो नॉर्मल में एक्चुअल क्यों नहीं ले रहे थे? एक्चुअली देखें, अभी तो आप लोगों को ये लग रहा होगा ना सीधा एक्चुअल लिख दो तभी कॉस्ट ऑफ सेल 3 लाख निकल आएगी या 4 लाख निकलेगी, जो भी निकली। लेकिन मसला ये होता है प्रैक्टिकली इन्वेंट्री की मेजरमेंट आपने खुद करना होती है, तो जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाती है ना तो उससे आपके फिनिश गुड स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस स्टॉक सारी फिगरें बदल जाती हैं। हाँ जी, उससे ऐसे। जी यहाँ तक और किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। वो भी मैं वही बता रहा था कि आप लोगों की IS2 जब आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड ने आपको क्या कहा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल भी होती है, जिसमें उसने कहा था फिक्स कॉस्ट वुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी इट वुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। और फिर तीसरा पॉइंट उसने कहा था इफ एक्चुअल कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी देन फिक्स कॉस्ट वुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअली आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, फिक्स कॉस्ट ने वेरी करते रहना होता है। प्रोडक्शन कम करो तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा करो तो कम हो जाएगी। तो यूनिट कॉस्ट कंसिस्टेंट करने के लिए हमें ये नॉर्मल कॉस्टिंग यूज करना पड़ती है, तो स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है आपको। तो ये आज इसका मैंने लेआउट वगैरह आपको डिस्कस कर दी है। कल एहतियातन मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन कल मैं इंशाल्लाह कॉस्ट की जो एंट्रीज हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एंट्रीज पास होती हैं वो हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने आपके उसमें लिखा हुआ था ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाला चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो अब हम लोग इंशाल्लाह शुरू कल से कर देंगे। थैंक यू जी।